हम लोग लाइफ इन गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन वाला जो टॉपिक है वो डिस्कस कर रहे थे और लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया कि गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन में किस तरीके के पेड़ पाए जाते हैं, किस तरीके के जानवर यहाँ पे पाए जाते हैं, वाइल्ड लाइफ एंड वेजिटेशन के बारे में हमने बात की। और अब इस वीडियो में जो कि हमारा लास्ट पार्ट होगा लाइफ इन गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन का, ठीक है, पार्ट 4, तो इसमें हम डिस्कस करेंगे कि लोग जो हैं किस तरीके की लाइफ जी रहे हैं, मतलब कि गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन में किस तरीके का बेसिकली माहौल होता है, क्या क्या एक्टिविटीज लोग कर रहे होते हैं, तो ये सब चीजें हम इस वीडियो में देखेंगे। तो स्टार्टिंग विद दिस स्टोरी, लेक अ सोर्स ऑफ लाइवलीहुड, अ केस स्टडी। ठीक है, तो एक केस स्टडी है जिसमें हम जानेंगे कि किस तरीके से एक गांव के लोग एक लेक पे डिपेंड करते हैं अपनी आजीविका के लिए। विनोद इज अ फिशरमैन लिविंग इन द मतवाली मॉन विलेज ऑफ बिहार। विनोद एक मछुआरा है, फिशरमैन है, जो कि बिहार के मतवाली मॉन विलेज में रहता है। ही इज अ हैप्पी मैन टुडे, और वो बहुत ही खुश रहता है। With the efforts of the fellow fishermen Ravinder, Kishore, Rajiv and others, he cleaned the Mon or the Oxbow Lake. तो अपने दूसरे साथियों के मदद से विनोद ने क्या किया, एक ऑक्सबो लेक था, मॉन जो था, एक लेक था इनके गांव में, उसको क्लियर किया, उसको साफ किया। क्यों साफ किया? ताकि वो वहां पे अलग अलग वेराइटी की फिशेस, मछलियों को कल्टीवेट कर पाए। अब ऐसे गंदगी में तो कोई भी चीज नहीं रह पाती ना, मछलियों को भी एक प्रॉपर साफ सुथरा पानी चाहिए होता है। हर चीज के रहने के लिए एक अपनी कंडीशंस होती हैं, तो उसको लेक को इस कंडीशन में लाने के लिए कि वहां पे मछलियां जी पाए, तो क्या किया उसने, विनोद ने अपने साथियों के साथ मिलकर उस पूरे लेक को क्लीन किया ताकि वो मछलियों को वहां पे पाल सके। द लोकल वीट वेलिनेरिया एंड हाइड्रेला दैट ग्रोज इन द लेक इज द फूड ऑफ द फिश। तो ये कुछ लोकल वीड हैं, वेलिनेरिया एंड हाइड्रेला, जो कि इस लेक में पाए जाते हैं। ये है वेलिनेरिया, देखो पानी में किस तरीके से घास सी उगी हुई है, और ये है हाइड्रेला, देखो कि पानी के नीचे इस तरीके से घास घास उगी हुई हैं। तो ये जो वीड्स हैं ये मछलियों के खाने के रूप में काम करते हैं, मछलियां इन्हें खाती हैं और अपना पेट भरती हैं। द लैंड अराउंड द लेक इज फर्टाइल। अब इस लेक के आसपास जो भी लैंड है, जमीन है, वो बहुत ही ज्यादा फर्टाइल है, उपजाऊ है, मतलब कि यहाँ पे फसल जो है वो आराम से उगाई जा सकती है। ही सोज crops such as paddy, maize and pulses in these fields। तो विनोद क्या करता है, इस लेक के आसपास जो भी खेत हैं उनमें पैडी मतलब कि जो राइस होते हैं, चावल, मेज मतलब कि मक्का, और पल्सेस अलग अलग तरह की दालें, वो इन फील्ड्स में उगाता है। द बफेलो इज यूज्ड टू प्लग द लैंड। तो खेत को जोतने के लिए, मतलब कि उसको बीज वगैरह डालने के लिए पहले खेत को जोता जाता है ना। आपने देखा होगा कि बैल के गर्दन पे इस तरीके से हल होता है और फिर वो आगे बैल चलता जाता है और पीछे से जमीन जो है वो खुदती जाती है, उसमें गड्ढा सा होता जाता है। तो वो क्या है, प्लग करना होता है लैंड को, ताकि उसमें बीज डाले जा सके और फसल उग सके। तो बफेलो जो है, मतलब भैंस जो है, उसको यूज किया जाता है प्लगिंग के लिए। द कम्युनिटी इज सेटिस्फाइड। कम्युनिटी मतलब कि यहाँ के जो लोग हैं, झील के आसपास के जो लोग हैं, मतवाली मॉन विलेज के जो लोग हैं, वो बहुत ही खुश हैं, वो सेटिस्फाइड है, मतलब जैसी उनकी जिंदगी चल रही है वो उससे संतुष्ट है। There is enough fish catch from the river, enough fish to eat and enough fish to sell in the market। मतलब कि लेक में से जो भी मछलियां उन्हें मिलती हैं वो इनफ है, मतलब कि पर्याप्त हैं, इतनी मात्रा में उन्हें मछलियां मिल जाती है कि वो चैन से खा भी लें और बेच भी लें। ठीक है, मतलब खाने के लिए तो मिलती ही मिलती है उन्हें, और इतनी ज्यादा मात्रा में मिल जाती है कि वो मछलियों को बेच के थोड़ा पैसा भी कमा लेते हैं। They have even begin supply to the neighboring town। अब उन लोगों ने मछलियों को अपने आसपास के जो टाउन है, शहर है, वहां पे भी बेचना स्टार्ट कर दिया है। द कम्युनिटी इज लिविंग इन हार्मनी विद नेचर। तो जो कम्युनिटी है, जो लोग हैं, ये नेचर के साथ, प्रकृति के साथ बहुत ही प्यार से मिलजुल के रह रही हैं। As long as the pollutants from the nearby towns do not find their way into the lake water, the fish cultivation will not face any threat। तो इसमें क्या बता रहे हैं कि जब तक कि आसपास के शहरों से जो पॉल्यूटेंट्स हैं, जो गंदगी है, वो लेक में नहीं आती है, तब तक हमारे, मतलब इनके गांव की जो ये सेटिस्फेक्शन बनी हुई है, जो हार्मनी है, वो अच्छी है। मतलब कि क्या कहना चाह रहे हैं कि जब तक कि जो भी पॉल्यूटेंट्स हैं, जो गंदगी है, इस लेक में नहीं आ जाते, तब तक यहाँ पे जो मछली का उत्पादन है वो अच्छे से बना रहेगा, इनकी रोजी रोटी चलती रहेगी। क्यों? क्योंकि अगर आसपास के टाउन से पॉल्यूटेंट्स आके लेक में मिल जाएंगे तो ये लेक का पानी गंदा हो जाएगा, और लेक का पानी अगर गंदा हो गया तो मछलियां यहाँ पे जी ही नहीं पाएंगी, और अगर मछलियां जी नहीं पाएंगी
तो फिर जो फिशरमैन है वो कैसे मछलियों को पकड़ेंगे और खाएंगे और बेचेंगे, नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए जब तक कि जो पॉल्यूटेंट्स हैं वो इस लेक से दूर हैं, तब तक इन लोगों की जिंदगी जो है वो खुशहाल तरीके से चलती रहेगी। बट एक बार पॉल्यूशन आ गया यहाँ पे तो मछलियों की जो उत्पादन है वो नहीं हो पाएगा। Now let's discuss this do you know section. In the fresh waters of river Ganga and river Brahmaputra, a variety of dolphin locally called susu, also called blind dolphin, is found. तो गंगा एंड रिवर ब्रह्मपुत्र जो है, गंगा ब्रह्मपुत्र जो नदियां हैं, यहाँ पे फ्रेश वाटर है और इस फ्रेश वाटर में एक डॉल्फिन की वैरायटी मिलती है, मतलब एक तरह की डॉल्फिन मिलती है जिसको सुसु या फिर ब्लाइंड डॉल्फिन कहा जाता है। द प्रेजेंस ऑफ सुसु इज एन इंडिकेशन ऑफ द हेल्थ ऑफ द रिवर, मतलब कि अगर इस नदियों में, इन नदियों में ये डॉल्फिन, ब्लाइंड डॉल्फिन पाई जाएगी, इससे हमें उस रिवर की हेल्थ का पता चलता है कि उस रिवर का स्वास्थ्य कैसा है। स्वास्थ्य मतलब कि पानी गंदा है कि नहीं। क्यों? द अनट्रीटेड इंडस्ट्रियल एंड अर्बन वेस्ट विद हाई अमाउंट ऑफ केमिकल्स आर किलिंग दिस स्पीशीज। तो ऐसा क्यों कहा जा रहा है कि अगर ये जो ब्लाइंड डॉल्फिन्स हैं, अगर ये रिवर में रहती हैं तो ये एक हेल्थ का इंडिकेशन करती है, मतलब कि जो रिवर है वो हेल्दी है, क्योंकि ये जो ब्लाइंड डॉल्फिन है ये एक साफ पानी में ही रह पाती हैं। अगर वहां पे पानी गंदा होगा तो डॉल्फिन जो है वहां पे जी ही नहीं पाएगी, वो मर जाएगी। तो इसीलिए अगर रिवर में कहीं पे डॉल्फिन पाई जाती है, इसका मतलब वो पानी जो है वो साफ है। बट हो क्या रहा है कि आसपास के शहरों से जो भी पॉल्यूटेंट्स हैं, जो गंदा वाटर होता है, वेस्ट वाटर होता है, इंडस्ट्रियल वेस्ट होता है, मतलब क्या, फैक्ट्री में जो भी कचरा वगैरह वो लोग क्या करते हैं, वो नदियों में बहा देते हैं, नदियों में डाल देते हैं, फेंक देते हैं। तो उससे क्या हो रहा है कि ये नदियों का पानी गंदा हो रहा है, पॉल्यूटेड हो रहा है, और उससे क्या होगा कि ये जो डॉल्फिन्स हैं ये जी नहीं पाएंगी। द केमिकल्स आर किलिंग दीज स्पीशीज, मतलब कि ये जो स्पीशीज है डॉल्फिन की, जिसे हम सुसु कह रहे हैं, तो ये जो डॉल्फिन है वो इस केमिकल की वजह से, इस गंदे पानी की वजह से दिन ब दिन खत्म होती जा रही है। तो हमें जरूरत है कि हम अपने नदियों को साफ रखें ताकि इस तरीके की जो स्पीशीज हैं, जो एनिमल्स हैं, फिशेज हैं, वो सही तरीके से इस एनवायरनमेंट में बने रहें ताकि वो खत्म ना हो जाएं। और हम लोग बात करते हैं ना कि किसी जानवर के को बचाना है, जैसे टाइगर कंजर्वेशन चलता है कि टाइगर को बचाना है, टाइगर लुप्त हो रहे हैं, इसी तरीके से ये डॉल्फिन जो है, ब्लाइंड डॉल्फिन, ये लुप्त हो रही है तो इसको भी बचाना है। तो ऐसा क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस अर्थ पे जो भी चीजें हैं, जितने भी लिविंग बींग्स हैं, वो एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। आपने लाइफ साइकिल के बारे में, फूड चेन के बारे में सुना होगा, किस तरीके से फूड चेन चलती है कि मान लो छोटा मोटा कीड़ा है, कीड़े को मेंढक खाएगा, मेंढक को सांप खा जाएगा, सांप को बाज खा जाएगा, बाज को कोई और खा जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से एक फूड चेन होती है, और अगर इस फूड चेन में से किसी भी एक जानवर को निकाला जाएगा तो पूरा जो एनवायरनमेंट है वो बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो जाएगा। इससे बाकी सभी जो स्पीशीज हैं, बाकी सभी जो ऑर्गेनिजम्स हैं, उनकी एग्जिस्टेंस को भी खतरा होता है। अब मान लो हम लोग का फेवरेट मान लो आम है, अगर आम जो है इस धरती से खत्म हो जाएगा, या फिर पूरे अर्थ पे मान लो एक ही चीज है जो हम खाते हैं, आम, ठीक है, बट अगर धीरे धीरे आम जो है इस पॉल्यूशन की वजह से खत्म होते जा रहे हैं, अब वो बचेंगे ही नहीं, तो अब आम खत्म हो गया तो फिर हम क्या खाएंगे? कुछ भी नहीं खा पाएंगे। मतलब मैं एक इमेजिनरी सिचुएशन ले रही हूँ कि मान लो हम सिर्फ और सिर्फ आम खाते हैं, तो अगर आम नहीं रहेंगे तो फिर हम क्या खाएंगे? हमारे खाने के लिए तो कुछ बचेगा ही नहीं, और तो आम खत्म होने की वजह से क्या होगा? हम भी खत्म हो जाएंगे। क्यों? हम भूखे मर जाएंगे। तो इसी तरीके से इस छोटे से एग्जाम्पल से आप समझ सकते हो कि किस तरीके से चीजें एक दूसरे से कनेक्टेड होती हैं। इसीलिए हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि चाहे कोई भी स्पीशीज है, कोई भी जानवर है, उसको हमें बचाना है। और बच कैसे सकते हैं? जब हम अपने एनवायरनमेंट को क्लीन रखेंगे। ये सब जितना भी स्पीशीज जो है वो खतरे में जा रहे हैं, वो 90% हमारी वजह से जा रहे हैं, इंसानों की वजह से, ठीक है। So, to accelerate the efforts to achieve universal sanitation coverage and to put force on sanitation, the Prime Minister of India launched Swachh Bharat Mission on 2 October 2014. अब जैसे कि हमने इस लेक के बारे में बात की कि अगर पॉल्यूटेंट्स जो हैं वो इस लेक में आ जाएंगे तो मछलियां नहीं जी पाएंगी। हमने ब्लाइंड डॉल्फिन की बात की कि अगर पॉल्यूटेंट्स यहाँ पे आएंगे तो जो ब्लाइंड डॉल्फिन है वो खत्म हो रही हैं। तो इन सब चीजों को ध्यान में रख के एक यूनिवर्सल सैनिटेशन कवरेज के लिए, कि हमारा जो आसपास का एनवायरनमेंट है वो साफ रहे, सैनिटाइज रहे, कोई भी गंदगी ना हो, इन सब के लिए जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी, उन्होंने क्या किया, 2 अक्टूबर 2014 मतलब गांधी जयंती के दिन, जो कि गांधी जी का भी एक सपना था स्वच्छ भारत का, तो इसीलिए 2 अक्टूबर 2014 में क्या किया, स्वच्छ भारत मिशन जो है उसको लॉन्च किया। और इसका एम क्या है कि हम अपने भारत को और ज्यादा स्वच्छ बनाएं, कि हम आसपास से जो गंदगियां हैं वो हटाएं। और वो कैसे होगा? बस गंदगी को उसकी सही जगह पे डालना है, कचरे को
रोड पे डालने के बजाय क्या करना है, उसको डस्टबिन में डालना है। तो बस इन छोटी छोटी चीजों से हम जो स्वच्छ भारत मिशन है उसको अचीव कर सकते हैं, जो गोल है हमारा इसको अचीव कर सकते हैं। द गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन हैज सेवरल बिग टाउन्स एंड सिटीज। अभी जो गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन्स हैं इनके आसपास बहुत बड़ी बड़ी सिटीज और टाउन्स हैं। द सिटीज ऑफ इलाहाबाद, कानपुर, वाराणसी, लखनऊ, पटना एंड कोलकाता, ऑल विद द पॉपुलेशन ऑफ मोर देन 10 lakhs आर लोकेटेड अलोंग द रिवर गंगा। अब ये कुछ सिटीज के नाम दिए हुए हैं, इलाहाबाद, कानपुर, वाराणसी, आपने इन सब सिटीज के नाम सुने होंगे। तो ये सब सिटीज जो हैं गंगा रिवर के आसपास पाई जाती हैं और इन सिटीज में 10 लाख 1 मिलियन से भी ज्यादा लोग रहते हैं, ठीक है, हर एक सिटी में। द वेस्ट वाटर फ्रॉम दीज टाउन्स एंड इंडस्ट्रीज इज डिस्चार्ज इनटू द रिवर। बट हो क्या रहा है, इन सभी टाउन्स से जो इंडस्ट्रियल वेस्ट है, जो गंदगी है, उसको कहाँ कर दिया जा रहा है, डंप इन रिवर्स में। अब बताओ, हम गंगा को गंगा मैया कहते हैं, ठीक है, गंगा माँ कहते हैं, और कर क्या रहे हैं, उस गंगा माँ में हम कचरा डाल रहे हैं। बताओ, कोई अपनी माँ पे कोई कचरा डालता है? नहीं ना। बट फिर हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्यों हम गंगा माँ को इतना ज्यादा प्रदूषित कर रहे हैं, जिसकी वजह से उस नदी में रहने वाले जो जानवर हैं, मतलब कि जो मछलियां हैं, जो भी एक्वेटिक लाइफ है वहां पे, वो भी खतरे में पड़ रही है। उसके साथ साथ हमारे लिए भी खतरा हो रहा है कि हमारे लिए अल्टीमेटली पानी कहाँ से आएगा, नदियों से आएगा। नदियों का पानी पॉल्यूटेड है, गंदा हो रहा है, तो हम फिर गंदा पानी पियेंगे तो हम भी बीमार होंगे ना। मतलब कि हम खुद ही अपनी लाइफ को खतरे में डालते जा रहे हैं, ठीक है। तो इंडस्ट्रीज से जो वेस्ट वगैरह आता है उसको लोग क्या करते हैं, वो इन नदियों में डाल देते हैं, डंप कर देते हैं। दिस लीड टू द पॉल्यूशन ऑफ द रिवर। और इसकी वजह से क्या हो रहा है, नदियों में पॉल्यूशन बढ़ रहा है, गंदगी बढ़ रही है। All the four ways of transport are well developed in the गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन। ये जो गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन है, इसमें चारों तरह के जो वेज ऑफ ट्रांसपोर्ट हैं, कौन कौन से, रोडवेज, रेलवेज, वाटरवेज एंड एयरवेज। तो ये सभी तरह के जो ट्रांसपोर्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट्स हैं, ये काफी अच्छे तरीके से वेल डेवलप्ड हैं, अच्छे तरीके से यहाँ पे उपलब्ध हैं। इन द प्लेन एरियाज द रोडवेज एंड रेलवेज ट्रांसपोर्ट द पीपल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। तो जो प्लेन एरियाज हैं, जो समतल जमीन वाले एरिया हैं, वहां पे रोड एंड रेलवेज जो है, रोडवेज एंड रेलवेज, वो लोगों को एक प्लेस से दूसरे प्लेस में ले जाने का काम करते हैं। द वाटरवेज इज एन इफेक्टिव मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट पर्टिकुलरली अलोंग द रिवर्स। और वाटरवेज भी जो है वो काफी अच्छे से अपना काम कर रहे हैं कि वो भी जैसे सामान वगैरह है उसको एक प्लेस से दूसरे प्लेस ले जाते हैं इन नदियों के थ्रू, ठीक है। जो शिप्स हैं, जहाज हैं, वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस में लोगों को भी ले जाते हैं और सामानों को भी ट्रांसफर करते हैं। तो वाटरवेज भी यहाँ पे अच्छे तरीके से काम कर रही हैं। कोलकाता इज एन इम्पॉर्टेंट पोर्ट ऑन द रिवर हुगली। तो जो हुगली रिवर है उस पर पोर्ट है, जो बंदरगाह होता है, तो कोलकाता में पोर्ट है। ये एक इम्पॉर्टेंट पोर्ट है, ये हमारी कंट्री को बाकी आसपास वाले इलाके से भी कनेक्ट करता है और कंट्री के भी जो दूसरे पोर्ट्स हैं उनसे सामान जो है यहाँ पे जाता है। द प्लेन एरिया ऑल्सो हैज अ लार्ज नंबर ऑफ एयरपोर्ट्स। तो एयरपोर्ट्स भी हैं यहाँ पे, काफी सारे एयरपोर्ट्स हैं। मतलब जितने भी मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है, हमारे जो चार मेन मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है, वो अच्छे तरीके से आपको यहाँ देखने मिलेंगे। इसीलिए ज्यादा से ज्यादा लोग जो हैं प्लेन एरियाज में रहते हैं। क्यों? तो क्यों उनके लिए जितनी भी सुख सुविधाएं हैं वो आराम से अवेलेबल हैं यहाँ पे। टूरिज्म इज अनदर इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी ऑफ द बेसिन। अब यहाँ पे टूरिज्म भी बहुत ज्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, यहाँ पे इकोनॉमिक फायदा पहुंचाता है सिटीज को। टूरिज्म, जैसे कि टूरिज्म प्लेस की बात करें, ताजमहल एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टूरिज्म साइट है। यहाँ पे दुनिया भर से लोग जो हैं ताजमहल को देखने आते हैं। तो ताजमहल कहाँ पे है? जो यमुना रिवर है उसके पास स्थित है। यमुना रिवर के साइड में ताजमहल जो है वो हमें मिलता है। और कहाँ पे है, किस सिटी में है? आगरा सिटी में। तो इसके बारे में तो हम सबको पता ही है। इलाहाबाद ऑन द कॉन्फ्लुएंस ऑफ द रिवर्स गंगा एंड यमुना। तो इलाहाबाद जो सिटी है वो जहाँ पे रिवर गंगा और यमुना जाके मिलते हैं, वहां पे इलाहाबाद सिटी है। बुद्धिस्ट स्तूपास इन उत्तर प्रदेश एंड बिहार। तो जो बुद्धिस्ट स्तूपास हैं उत्तर प्रदेश और बिहार में, उन्हें भी दुनिया भर से लोग यहाँ देखने आते हैं। लखनऊ विद इट्स इमामबाड़ा, असम विद काजीरंगा एंड मानस विद वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, एंड अरुणाचल प्रदेश विद अ डिस्टिंक्ट ट्राइबल कल्चर आर सम ऑफ द प्लेसेस वर्थ अ विजिट। तो यहाँ पे गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन में जो इम्पोर्टेंट प्लेसेस हैं जहाँ पे हम घूमने जा सकते हैं, उन सबके नाम दिए हुए हैं। ताजमहल हो गया, इलाहाबाद हो गया, ठीक है। फिर बुद्धिस्ट स्तूपास जो कि उत्तर प्रदेश और बिहार में मिलते हैं। इसके साथ साथ जो लखनऊ का इमामबाड़ा है,
असम में काजीरंगा जो नेशनल पार्क है वो बहुत ज्यादा फेमस है, मानस की वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, तो इन सब में लोग जो है वो घूमने जाते हैं। इसके साथ साथ अरुणाचल प्रदेश का जो डिस्टिंक्ट ट्राइबल कल्चर है, मतलब कि वहाँ के लोग जो है, वहाँ की जो ट्राइब्स हैं, उनका एक बहुत ही अलग सा कल्चर है। वो हमसे काफी अलग तरीके से लाइफ जीते हैं और वो नेचर के साथ हार्मनी बना के जीते हैं। वो प्रकृति को नुकसान कम से कम पहुंचाते हैं, तो उनका जो कल्चर है वो बहुत ही अच्छा होता है देखने में, और वो अपनी लाइफ को काफी अच्छे से वहां पे जी रहे हैं। तो बहुत सारे लोग जो है उनकी लाइफ को भी देखने जाते हैं। और अरुणाचल प्रदेश में नेचर भी जो है वो काफी अच्छा है, तो लोग इन सिटीज में घूमने जाते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो एक टाइगर की पिक्चर दे रखी है मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से। और यहाँ पे एक और डू यू नो सेक्शन है, टू कंजर्व द रिवर गंगा नमामि गंगा प्रोग्राम हैज बीन इनिशिएटेड। अब हमने पढ़ा कि किस तरीके से ये जो सिटीज हैं, लखनऊ, इलाहाबाद, कानपुर वगैरह, ये जो भी सिटीज हैं, ये क्या कर रही हैं, इनके जो भी इंडस्ट्रियल वेस्ट है वो सब रिवर गंगा में जाके डंप कर देते हैं। तो उससे हमारी नदी पॉल्यूट हो रही है। तो एक नमामि गंगे करके प्रोग्राम जो है वो स्टार्ट किया गया है, ताकि गंगा रिवर को कंजर्व किया जा सके। कंजर्व मतलब उसके पानी को साफ किया जा सके, ठीक है, हम नदी को गंदा होने से बचा सकते हैं। तो उसी लिए जो नमामि गंगे प्रोग्राम है उसको स्टार्ट किया गया है। So with this, we have come to the end of our chapter number 8 of class 7th geography. I hope you liked this chapter and got to know a lot of things. And if you haven't subscribed yet, then please subscribe the channel and don't forget to press the bell icon so that you'll never miss an update. So we will meet in the next video with a new topic. Till then, take care of yourself, take care of your family members, and keep doing hard work. Thank you.